जय हिंद प्यारे साथियों। तो मैं आपका छोटा भाई देवेंद्र धाना आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे बहुत दिन से क्लास रुकी पड़ी थी, लेकिन अब क्लास नहीं रुकेगी, अब आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? व्याकरण पढ़ेंगे। उससे पहले जान लेते हैं हिंदी। ठीक है, हिंदी शब्द कैसा शब्द है? फारसी, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द कैसा शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसकी व्युत्पत्ति किसने की थी? ईरानियों ने। इसकी व्युत्पत्ति किसने की थी? ईरानियों ने। ठीक है, फिर आता है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। फिर आता है इससे आगे विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भैया 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इससे आगे आता है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया जाता है भैया? 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। हमने क्या बताया कि हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है और हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किसने की थी भैया? ईरानियों ने की थी। उससे आगे बताया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। फिर उससे आगे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हमारा 10 जनवरी को। और अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? हमारा 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है भैया? 21 फरवरी को। क्या मनाया जाता है? हमारा हिंदी दिवस। इससे आगे भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? इससे आगे की भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में हिंदी को कब मान्यता मिली थी? कब मान्यता मिली थी? तो कब मान्यता मिली थी हमारी? 14 सितंबर 1949। कब मिली थी? 14 सितंबर 1949 में। ठीक है, कब मिली थी? 14 सितंबर 1949 को क्या मिली थी? भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली थी। फिर आगे चलते हैं वर्णमाला। अब पढ़ते हैं क्या? वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला को 2 भागों में बांटा। नंबर 1 स्वर, जिसे बोलते हैं हम अच, अच भी बोल देते हैं। नंबर 2 व्यंजन, जिसे हम क्या कह देते हैं? हल। ठीक है, वर्णमाला को 2 भागों में बांटा। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। व्यंजन को हल भी कह देते हैं और स्वर को क्या कहते हैं? अच कहते हैं। इसके आगे देखेंगे इसकी परिभाषा। क्या परिभाषा? कि हिंदी की वर्णमाला की, सॉरी, वर्णमाला की परिभाषा क्या है? क्या होती है? वर्णों की व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कह देंगे? कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कह देंगे? वर्णमाला कहेंगे। क्या कह देंगे? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब इससे आगे चलते हम कि हिंदी की क्या कहेंगे? कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। इससे आगे लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। लिखित इकाई क्या हो जाएगी भैया? हमारी वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक, क्या भैया? मौखिक। मौखिक इकाई क्या हो जाएगी? हमारी ध्वनि। क्या हो जाएगी भैया? ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? वर्ण। और मौखिक इकाई क्या होगी? ध्वनि हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? ध्वनि हो जाएगी। अब देखते हैं हमारे वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 + 1, ये कितना हो जाएगा?
तड़ेपन। पहले थे वामन, एक जो है विशिष्ट, विशिष्ट व्यंजन। क्या बढ़ गया इसमें भैया? एक विशिष्ट व्यंजन बढ़ गया। तो देखेंगे 11 क्या होते हैं? 11 स्वर, ठीक है। 25 स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। 4 अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। 4 संयुक्त व्यंजन। 4 क्या होगा? संयुक्त व्यंजन। 4 क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा हमारा? द्विगुण व्यंजन, ठीक है, द्विगुण व्यंजन। 2 क्या हो जाएगा हमारा? अयोगवा। और 1 क्या हो जाएगा हमारा? विशिष्ट। क्या हो जाएगा? विशिष्ट। क्या हो जाएगा? 11 हमारे स्वर हो गए, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 ऊष्म व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ और 4 संयुक्त व्यंजन। 2 क्या हो गए? द्विगुणी, 2 अयोगवा और 1 क्या होगा? विशिष्ट होगा। हमारे क्या होगा? विशिष्ट होगा। इससे आगे चलते हैं कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने वर्णमाले हैं? 43। किसके? कामता, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, गुरु के अनुसार कितने वर्ण माने हमें? 43 वर्ण। कितने वर्ण माने हैं? 43। किसके अनुसार? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या माने गए हैं? 43 माने गए हैं। आप पढ़ते हैं हम स्वर की परिभाषा। क्या पढ़ते हैं? स्वर की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? स्वर की परिभाषा। जो वर्ण, क्या पढ़ेंगे? कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले या लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भैया? स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले या लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। हमें उन्हें बोलने के लिए किसी और अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो इसलिए क्या है? वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है भाई, आगे ऊपर लिख दें। जो स्वर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? स्वर 11, ठीक है। लेकिन आयोगवा ने आपका यूपी पुलिस में कितना माना था? इनको 13 माना था। ऑप्शन 11 गलत कर दिया था और 13 माना था, ठीक है। कौन कौन से हैं? ए, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, क्या? री, ए, ऐ, ओ और क्या आता है हमारा? औ, ठीक है। अगर 13 मानेंगे तो इन्हें क्या कर देंगे? ये जो हमारे 2 होते अयोगवा, ठीक है, ये अनुसार 13 हो जाएंगे, नहीं तो हमारे 11, ठीक है। कितने? 11। अब उच्चार उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अब इतना समझ में आ गया हो तो इसका एक बार रफ कर दो और इससे आगे फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। इतना मैं कर देता हूं रफ, ठीक है। इतना क्या कर देता हूं मैं? रफ कर देता हूं, ठीक है। हमने क्या सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। इसकी व्युत्पत्ति किसने कही थी? ईरानियों ने। किसने की थी? ईरानियों ने। फिर हमने पढ़ा कि दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भैया? तो हम बताएंगे हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि संविधान में जो हिंदी को मान्यता मिली थी वो कब मिली थी? 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। चलो इतना तो आपने देख लिया। इससे आगे चलते हैं उत्पत्ति के आधार पर। किसके? उत्पत्ति,
के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। क्या करते हैं हम? वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं भैया? स्वर उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, कितने प्रकार से होता है ये? 2 प्रकार से। क्या होता है? 2 प्रकार से। मौलिक स्वर क्या कहते हैं भैया इनको? हम क्या कह देंगे इनको? मौलिक स्वर, या कहते हैं हम मूल स्वर। मौलिक स्वर या मूल स्वर। ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 क्या होता है हमारा? नंबर 2 होता है संधि स्वर। क्या होता है? नंबर 1 मूल स्वर, नंबर 2 क्या होता है? संधि स्वर। संधि स्वर के भी फिर 2 भाग होते हैं। एक होता है सजातीय स्वर। क्या होगा? सजातीय स्वर। और नंबर 2 क्या होगा इसका? विजातीय स्वर। विजातीय स्वर। ठीक है, नंबर 1 मौलिक स्वर। मौलिक स्वर की क्या परिभाषा होगी है? जिन वर्णों का निर्माण एक खंड से होता है। इनका निर्माण किससे होगा? इनका निर्माण होगा भैया एक खंड से। जिनका निर्माण एक खंड से होता है वो क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। इनकी कितनी संख्या होती है? इनकी भैया होती है हमारी 4। ए, ई, उ और क्या हमारा? ऐसी। ये क्या हो गया? हमारे मूल स्वर हो गए, या इन्हें कहते हैं हम मौलिक स्वर। संधि स्वर उन्हें कहते हैं जिनका निर्माण 2 खंडों के योग से होता है। 2 खंडों के योग से होता है, या 2 वर्णों के योग से होता है। 2 वर्णों कह लेंगे, या कितना पढ़ लिया भैया हमने? मौलिक स्वर जिन्हें कहते हैं मूल स्वर, और क्या? संधि स्वर, जिनका निर्माण 2 खंडों के या 2 वर्णों के खंडों से होता है उन्हें क्या कहते हैं हम? संधि स्वर। और जो मूल स्वर होते हैं उनका निर्माण एक खंड के योग से होता है। इसमें आता है क्या है? नंबर 1 क्या? सजातीय। क्या है? सजातीय स्वर। ठीक है, नंबर 1 सजातीय स्वर जो एक जाति के योग से बनते हैं। जो एक जाति से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? सजातीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। जैसे क्या होती है? 3 होती है। ठीक है, सॉरी 3। आ, ई और क्या है? उ। तो ये किससे बना है? ए, ठीक है, ई प्लस ई के योग से। और ये क्या है हमारा? उ प्लस उ के योग से। ठीक है, हमारा क्या बना है? आ, ई, उ। तो देखना एक जाति के योग से बनने ही नहीं बनने हमारे, तो ये क्या हो जाता? एक जाति है, या इन्हें कहते हैं सजातीय स्वर। और नंबर 2 होता है फिर हमारा विजातीय स्वर। जो स्वर 2 जाति के योग से, ये 2 जाति के या विभिन्न वर्णों के योग से, या विभिन्न वर्णों के योग से, उन्हें क्या कहते हैं? सजातीय कहते हैं। जो स्वर 2 जाति के योग से या विभिन्न जाति के योग से बनते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है भैया? 4 होती है। ठीक है, क्या होती है? 4। देखेंगे कैसे। ठीक है, ए तो इसकी ए प्लस ई के योग से मिलकर बनता है। ये बनता है हमारा आ प्लस ए के योग से। ये बनता है आ प्लस ओ के योग से। और ये बनता है हमारा भैया ए प्लस ओ के योग से। ठीक है, तो हमारे क्या? ये देखना, ये अलग जाति का, ये अलग जाति का, ये भी अलग जाति का, ये अलग जाति का, ये भी और ये भी। तो क्या है? ये हमारे विभिन्न जाति के योग से बने हैं। कैसे बने? हमारे विभिन्न जाति के योग से बने हैं। किससे बने हैं? विभिन्न जाति के योग से। ये जो बोले जाते हैं हमारे कंठ से बोले जाते हैं। किससे? कंठ। और क्या? तालु, तालव्य। इन्हें क्या कह देंगे हम? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य।
कंठ तालव्य। फिर इन दोनों को क्या कहेंगे? कंठ। क्या कहेंगे हम? ये दोनों क्या बोले जाते हैं? कंठ से। और ये दोनों क्या बोले जाते हैं फिर हमारे भैया? प्लस ओष्ठीय। ओष्ठीय इन्हें कहेंगे कंठोष्ठीय, इन्हें कहेंगे कंठ तालव्य। क्या कहेंगे? कंठ तालव्य। अब देखो भाई, इतना बताया मैंने कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने दो प्रकार से करा। नंबर एक मौलिक स्वर या मूल स्वर, नंबर दो संधि स्वर। ठीक है। मौलिक स्वर वो होते हैं जिनका निर्माण एक खंड के योग से होता है। इनकी संख्या क्या होती है? 4। ठीक है भैया, है ना। और होता है संधि स्वर जिनका निर्माण दो खंडों के योग से होता है। इसमें भी संधि स्वर भी दो प्रकार का होता है। नंबर एक सजातीय, नंबर दो विजातीय। सजातीय स्वर वो होता है जो एक जाति के योग से बनते हैं। देखना, आ है, ई है और उ, ये एक जाति के योग से बनने हैं। नंबर दो हमारा विजातीय स्वर। विजातीय स्वर होता है जो स्वर दो जाति के या विभिन्न जाति के योग से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम विजातीय स्वर कहते हैं। देखना भैया, ये भी और ये भी अलग, ए है और ई अलग जाति के योग से, ए अलग जाति के योग से, आ उ अलग जाति के योग से, ए और आओ किससे? अलग जाति के योग से। ये क्या है? कंठ प्लस ओष्ठीय। कंठ ओष्ठीय ये क्या होंगे? कंठ ये होंगे कंठ तालव्य और ये क्या होंगे? कंठोष्ठीय। ये कहां से बोले जाएंगे? कंठ और हमारे क्या? तालु से। ये क्या बोले जाएंगे? कंठ और ओष्ठीय। ठीक है, इतना समझ में आया हो तो बताइए। अरे इतने समझ में आया? ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं मात्रा के आधार पर। क्या करेंगे? मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर कितने प्रकार से? हम 3 प्रकार से। ठीक है, मात्रा के आधार पर। ये तो चलना ही बंद हो गया भाई। चलो, मात्रा के आधार पर कितने? 3 प्रकार से। नंबर एक क्या होता है? ह्रस्व स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर। ठीक है। और नंबर 3 प्लत स्वर। ठीक है। नंबर एक क्या? ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लत स्वर। ठीक है। इन्हें क्या कह देंगे? इन्हें लघु स्वर भी क्या देते हैं और इन्हें क्या कह देते हैं? गुरु। इसे क्या कहते हैं? गुरु भी क्या देते हैं। और क्या कहते हैं? ह्रस्व। ह्रस्व वो होता है जिनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। क्या लगता है? कम समय, सबसे कम समय, सबसे कम समय लगे। जिनका उच्चारण करने में क्या लगे? सबसे कम समय लगता है, वो क्या होते हैं? हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है भैया? 4। देख लो, ई, आ, ई, ओ और क्या भैया? हमारा ऋषि। ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? ह्रस्व में 2 गुना समय। इसमें क्या लगेगा? ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगे। जिसमें जिन वर्णों को बोलने में ह्रस्व 2 गुना समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। देख लेंगे, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और क्या हो जाता है? औ। ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। इनकी संख्या कितनी होती है? वही 7। और इनकी कितनी होती है? 4। आए है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर से, दीर्घ स्वरों से 3 गुना। कितना? 3 गुना समय लगे। जिन वर्णों को बोलने में इनसे क्या दीर्घ से 3 गुना समय लगता है, सॉरी ह्रस्व से 2 गुना, दीर्घ से क्या होगा? 2 गुना। और क्या हो जाएगा? ह्रस्व से 3 गुना समय लगे तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे प्लुत स्वर हो जाएंगे। जैसे हमारे ओम की ध्वनि, ओम, राम। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? हमारे प्लुत स्वर। इतना समझ में आया? आज की क्लास हमारी इतनी। अगर भाई क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। अगर भाई आपका छोटा भाई हो, अगर गलती होगी हो तो भाई बताना कमेंट में कि भाई आपकी यहाँ गलती है, तो मैं गलती सुधारने का प्रयत्न करूंगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।